नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जितनी चिंता कांग्रेस को थी, शायद उससे ज्यादा चिंता, ज्यादा परेशानी बीजेपी और कुछ विपक्षी दल की थी। वो सब ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। खैर, अब अध्यक्ष पद का चैप्टर क्लोज हो चुका है और नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इधर राहुल गांधी की पदयात्रा आंध्र प्रदेश में है, जो आज 43वें दिन 43rd डे जो है भी शानदार तरीके से पूरी हुई है। आम जनता का जो प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है और जिस तरह कांग्रेस हर तरीके से मजबूत होती जा रही है, उससे न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस विरोधी दूसरे दलों को भी अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज सुबह सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए। बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा मायावती जी के दोनों ट्वीट्स को देख लेते हैं। देखिए, दोनों ट्वीट आपके सामने हैं। पहले ट्वीट में मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। ये पहले ट्वीट में। उसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छद्म राजनीति नहीं है? ये पूछ रही हैं और लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? ये मायावती का ये ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आया है। अपने इस ट्वीट में मायावती ने कांग्रेस के दलित प्रेम पर सवाल उठाए हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। यहां पर काशीराम जी के बाद मायावती ही दलितों की मसीहा बनकर उभरी थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दलितों ने उनका साथ देते हुए उन्हें यूपी की सत्ता भी दिलाई। दलित वर्ग ने उनकी हर खुशी में उनका साथ दिया, हर दुख में उनका साथ दिया। मगर धीरे धीरे इस वर्ग का मायावती से मोह भंग होने लगा और अब हालत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 1 सीट जीत पाई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। अब तो मायावती को बीजेपी की बी टीम के रूप में भी लोग देखने लगे हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर, खासकर यूपी में दलितों के साथ अत्याचार या लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मसले पर भी मायावती उस अंदाज में दिखाई नहीं देती हैं जिस अंदाज में विरोध करना चाहिए था। ये तमाम बातें तो मायावती के बारे में लोग बोल ही रहे हैं। कुल मिलाकर मायावती की दलितों के बीच प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है, जबकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित अध्यक्ष देकर एक बड़ा संदेश इस वर्ग को दिया है। और यही वजह है कि मायावती अब कांग्रेस से परेशान नजर आ रही हैं और कांग्रेस के लिए, खासकर कांग्रेस के दलितों के लिए सरोकार पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि कांग्रेस किसे अपना अध्यक्ष बनाती है, ये उसका आंतरिक मसला है। इस पर बसपा या अन्य किसी दल को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मगर कांग्रेस के चुनाव और नए अध्यक्ष पर अब समूची राजनीति में खलबली मच चुकी है। जो लोग गांधी परिवार पर घात करने की ताक में बैठे हुए थे, उन लोगों को इस बात से काफी निराशा हुई है कि किस तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने चुनाव से दूरी बना ली और अध्यक्ष पद पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठने का मौका मिल गया। दरअसल कांग्रेस के लिए यह बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इसके बूते वो आगामी विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। और ये बात अब विपक्षी खेमे के लोग भी समझने लगे हैं। इसीलिए अब भारत जोड़ो यात्रा जब अगले महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र पहुंचेगी, तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इसका स्वागत करते हुए नजर आ सकते हैं। एनसीपी प्रमुख या एनसीपी नेता कहें, शरद पवार भी इसमें जुड़ने वाले हैं। शरद पवार ने तो कल खड़गे को, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए ट्वीट करते हुए जिन्होंने लिखा कि मजबूत विपक्षी एकता की नुमाइश की है। ये सारी बातें मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के बढ़ते दबदबे की ओर इशारा कर रही हैं। और इसीलिए सवाल उठता है दोस्तों कि क्या कांग्रेस के इस दबदबे से बीजेपी समेत बाकी कांग्रेस विरोधी दल घबराए हुए हैं? क्या कांग्रेस ने सियासी तौर पर बड़े उलटफेर की तैयारी कर ली है?
आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक विजुअल दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, और इस विजुअल को थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे, लेकिन फुल स्क्रीन में आपको दिखाना चाहता हूं इस विजुअल को कि एक महिला जो है वो कैसे मिल रही है राहुल गांधी से। जरा उस तस्वीर को फुल स्क्रीन लेकर के आइए, और उसके बाद इस बच्ची के बाद वो जो महिला हैं, हाँ ये तस्वीर देखिए, ये इसमें ममता है, अपनत्व है, प्यार है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं सब कुछ। जो एक अपनापन होता है, एक प्यार होता है, ममता है, सब कुछ, क्या नहीं, एक माँ अपने बच्चे को जो देती है वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। वो दुलार, वो आशीर्वाद, सब कुछ आप देख रहे हैं, और ये राहुल गांधी के लिए उमड़ा हुआ प्यार है, सब कुछ यही है। और यही से शुरुआत होती है बीजेपी के डर की। जी हां, रिकॉर्ड बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने पदयात्राएं की हैं उसने अपने मकसद को पाया है, और अगर इसे आगे भी सच माना जाए तब तो बीजेपी और कांग्रेस के विरोधियों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहना उचित होगा। और यहीं से शुरुआत होती है बड़े सियासी उलटफेर की। आइए इसी सियासी उलटफेर की ओर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बीच हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जागृति राही जी। जागृति राही जी का लंबा करियर, और आगे जब चर्चा को बढ़ाएंगे तो उनके बारे में उनका परिचय और भी दूंगा, आप लोगों के बीच रखूंगा। जागृति राही जी के अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है स्वामी साहब। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे साथी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हमारे साथ, आप सबका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और कार्यक्रम में जैसा हम लिख रहे हैं कि सियासी उलटफेर की तैयारी में कांग्रेस, आखिर क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, ये सब इस अगले 1 घंटे के कार्यक्रम में आप सब समझेंगे। एक जो तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा था, उस तस्वीर को फिर से सामने लाना चाहता हूं, और सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या कुछ कहती हैं। उलटफेर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है इसको चला दीजिए, जरा फुल स्क्रीन लेकर के आइए। और इसमें बहुत कुछ है, जो बहुत सारे सवाल इस तस्वीर के साथ छोड़ती हुई तस्वीर और बोलती हुई तस्वीर है, और यहाँ सब कुछ आप देख रहे हैं जो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं। और इसी तस्वीर से आना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास कि आप इस तस्वीर की अगर व्याख्या करनी हो तो किस रूप में करेंगे, और साथ साथ अब तक के घटनाक्रम में, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, या इसी बीच कांग्रेस में एक नए अध्यक्ष, गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष 24 साल बाद कांग्रेस में आया है, और उससे कैसे परेशान हो रही हैं मायावती या विपक्षी दल, और बहुत सारी बातें आएंगी सामने, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर पर आपकी नजरें क्या कुछ कहती हैं? देखिए राजीव जी, नारी ही होती है, मां ऐसी ही होती है, स्त्री ऐसी ही होती है, इसीलिए हमारे समाज में उसको देवी का दर्जा दिया गया है। जो मूल्य है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो झलक रहा है। इसमें कोई डर नहीं है। वो किसी नेता को गले नहीं लगा रही हैं, वो एक बच्चे को गले लगा रही हैं। प्यार और वात्सल्य उनकी आंखों से, उनके हाथों से, उनके शरीर के एक एक कण से दिखाई पड़ रहा है। और वो बच्चा भी जिस प्रकार से उनसे गले मिल रहा है, उन्मुक्त भाव से मिल रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे समाज में एक प्रक्रिया है कि मां जब अपने बेटे से मिलती है तो कैसे मिलती है, वो महिला कौन है, धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका वर्ग क्या है, वो गरीब है या अमीर है, इसका प्रश्न नहीं है कि वो एक वात्सल्य की देवी है और एक ऐसे बच्चे को गले लगा रही है जिसमें वो भारत का भविष्य देख रही है। अब दूसरा प्रश्न आपने बहन जी के बारे में पूछा, जो बहन जी का ट्वीट आया उसके बारे में बताया। देखिए, वास्तविकता में अगर आप देखेंगे, जो हमारे देश का पूरा अभी तक का जो लोकतांत्रिक इतिहास है, उसमें आप देखेंगे शुरू के 15-20 साल कांग्रेस बहुत मजबूत थी
और राष्ट्रीयता का प्रतीक थी और एक राष्ट्रीय दल का प्रतीक थी, और बाकी दल जो छिटपुट थे उससे लड़ नहीं पाते थे। धीरे धीरे 1960s में जो ये क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो डॉक्टर लोहिया थे या आचार्य नरेंद्र देव थे, इन लोगों ने जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, उससे राष्ट्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल के बीच में जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें जो क्षेत्रीय दल थे वो अपने साथ कुछ जाति समूह को लेकर चले गए, कुछ क्षेत्रों को लेकर चले गए, और उससे क्या हुआ कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय छवि थी, राष्ट्रीय पार्टी के जो एक लाभ जनता देखती थी, वो तिरोहित हो गए। कांग्रेस कमजोर हो गई और क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए। कांग्रेस ने भी एक गलती की, इन क्षेत्रीय दलों से जो एक संबंध और उनकी शक्ति को देख के एक आपस का एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया, उसमें क्षेत्रीय दल तो बलशाली हो गए, लेकिन जो राष्ट्रीय दल था वो कमजोर हो गया। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, जब उसने क्षेत्रीय दल से संबंध बनाए तो उसने एक प्रकार से क्षेत्रीय दलों को खा लिया। आप देखिए, इतिहास देखिए बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के आपस का संबंध का। जिस क्षेत्रीय दल, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो टीडीपी हो, जिस भी दल से उन्होंने गठबंधन किया उस दल को एक प्रकार से खत्म कर दिया, और तभी जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना को यह समझ में आया कि बीजेपी के साथ उनका रहना नहीं है। अभी तो देखिए, शरद पवार जी ने, उद्धव जी ने कहा है, आप देखिएगा धीरे धीरे ममता दीदी को भी समझ में आएगा, टीडीपी को और टीआरएस को भी समझ में आएगा, और अखिलेश को भी समझ में आएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, एक प्रकार से जो राष्ट्रीयता है, जो देश की एकजुटता है, जो देश को एकजुटते की आवश्यकता है, जो क्षेत्रीयता की धार्मिक उन्माद की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, जो क्षेत्रीयता होती है, धार्मिक उन्माद होता है, उसकी एक समयावधि होती है, 8-10 साल के बाद वो अपने पराभव की तरफ चली जाती है। और भारत में पिछले 8 साल में जनता ने यह समझ लिया है कि भारत को अगर मजबूत बनाना है तो राष्ट्रीय, क्योंकि जो बीजेपी का राष्ट्रीयता है और उनकी जो राष्ट्रीय एक पहचान है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप धर्म के आधार पर काम कर और आप दक्षिण से बिल्कुल साफ हो जाते हैं और केवल काऊ बेल्ट में हिंदी को थोप कर और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर अगर आप समाज को विघटित करने का प्रयास करते हैं, तो राहुल गांधी की पदयात्रा ने यह दिखाया कि क्षेत्र में भी कोई भेद नहीं, धर्म में कोई भेद नहीं, भाषा में कोई भेद नहीं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में कोई भेद नहीं, नारी पुरुष में कोई भेद नहीं, बच्चों में, युवाओं में और वृद्धों में कोई भेद नहीं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रीयता की बात है, जो एक बार इंदिरा जी ने नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये जो भावना है और ये जो भारतीय जनता एक प्रकार से अपने जो राष्ट्रीय धर्म था और उनका जो एक प्रकार से शासकीय धर्म था, उससे समझौता किया। तो उन्होंने एक प्रकार से पिछले 8 साल में कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए एक मार्ग खोल दिया था, जिस पदयात्रा से राहुल गांधी ने उस मार्ग पे आगे बढ़कर बिल्कुल ऐसी भावना आप देखिएगा 3-4 महीने के अंदर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो धीरे धीरे के साथ जुड़ेंगे, पदयात्रा में भी आएंगे, और धीरे धीरे अगर नहीं आएंगे तो अलग थलग हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। राजीव जी, अलग थलग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस पदयात्रा से फायदा जो है वो कांग्रेस को कैसे मिल रहा है, वो आप सब धीरे धीरे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये पदयात्रा लंबा चलने वाली है, अभी तो 43वां दिन है, यानी 1.5 महीने का वक्त गुजरा है और अभी बहुत लंबा सफर है। और इस लंबे सफर में क्या खोया की बात तो नहीं होगी, पाया की ही बात होगी, ये तय मानिए। सुनील शुक्ल जी, एक लंबे अंतराल के बाद आपसे भी मुखातिब हो रहे हैं हम, और समझना चाहूंगा इस घटनाक्रम पे। पिछले दिनों एक घटनाक्रम तो लगातार हम लोग देख रहे हैं जिस पे चर्चा कर भी रहे हैं, और वो है पदयात्रा। खासकर राहुल गांधी उसमें लीडर बने हुए आगे चलते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो घटना है वो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ठीक है दलितों के उत्थान की बात होती है। लेकिन मायावती जी को इतनी परेशानी क्यों है? क्या कारण है कि अभी तक आज अचानक आनन फानन में आपने देखा ट्वीट, मायावती जी ने 2 ट्वीट किए, एक नहीं 2, और सीधा हमला कांग्रेस के दलित प्रेम पर। एक अध्यक्ष चुना गया, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आज जो बधाई देनी चाहिए थी उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई न देकर के जो ट्वीट कर रही हैं, इससे साफ झलक रहा है कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बधाई दे दी थी, कल ही बधाई दे दी थी, इन्होंने बधाई क्यों नहीं दी?
धन्यवाद राजीव जी। उत्तर प्रदेश के इस साल हुए विधानसभा के चुनाव में मायावती जी ने किस तरीके से दलित आंदोलन की हत्या की है, ये सबके सामने है। दलित को किस तरीके से उन्होंने नाउम्मीद किया है, यह भी सबके सामने है। और किस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण फिरका परस्त ताकतों को सहयोग और संबल मिला है उत्तर प्रदेश में, यह भी सबके सामने है। अब उनको ये चिंता सता रही है कि जिस तरीके से वो महत्वहीन हो गई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय, वह आगे चल करके क्या स्वरूप लेगा। कांग्रेस के तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष चुन करके न केवल दलितों को ही आकर्षित किया, और देखिए ना पूरे चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं कहा कि हम दलित अध्यक्ष बना रहे हैं। कहीं उन्होंने इस बात की मार्केटिंग नहीं की। बस केवल एक कहते रहे, उन्होंने जो उनके प्रचार में लगे हुए लोग थे कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं जिनको संसदीय राजनीति का व्यापक अनुभव है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में जिनकी आस्था है और पार्टी के प्रति एक समर्पित व्यक्ति रहे हैं और पार्टी में एक कद्दावर नेता है, वह व्यक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार है। यहाँ तक कि शशि थरूर ने भी कभी इसकी मार्केटिंग नहीं की कि खड़गे साहब एक दलित नेता, उन्होंने भी कहा कि अनुभवी नेता हैं और हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये लेकिन ये संदेश तो गया ही, और मायावती जी की चिंता केवल यही है। मायावती जी दलितों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्या कर रही हैं, ये सबके सामने है। तो अब इस तरह की टिप्पणी करना उनके लिए स्वाभाविक है। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव करके देश की लगभग सभी राज्यों के ऊपर एक चुनौती छोड़ी है कि आखिर अध्यक्ष संगठनात्मक चुनाव कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और क्यों अपरिहार्य हैं। अगर आप लोकतंत्र में अपने को राजनीतिक दल कहते हैं तो आपको समय समय पर चुनाव भी कराना चाहिए। और यह भी है कि यह कांग्रेस में कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है, यह चुनाव हमारे जहां तक मेरी छठी बार हो रहा है। इस चुनाव ने कांग्रेस के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाने का एक हथियार रहा है, वो हथियार भी भोथरा हुआ है। और बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वह केवल परिवारवाद की राजनीति करने का कांग्रेस के ऊपर अपने आरोप को चस्पा कर पाए। हालांकि मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के ऊपर उसका यह हमला लगातार जारी रहेगा। इसीलिए आप देखिए कि इस चुनाव के बाद भी उन्होंने यह कहते रहे कि खड़गे साहब रबर स्टैंप अध्यक्ष बन के रह जाएंगे, 10 जनपद का नियंत्रण इनके ऊपर होगा, ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब सभी जितने तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं सब इन्होंने कर लिया। गोया कि पार्टी का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमेशा तलवार लेके खड़ा रहे, एक हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहे, और यह हमेशा एक संदेश बनता दिया जाए कि इस परिवार, इस संगठन में या इस राजनीतिक दल में एकता नहीं है। क्या अपने नेतृत्व के साथ समन्वय बना करके चलना, लोगों के साथ परस्पर संवाद कायम करके चलना, निर्णय की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करना, यह रबर स्टैंप होना होता है? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती, लेकिन वो लगातार इस बात को कहेंगे। और क्योंकि यह पचा पाना उनके लिए आसान नहीं है। तो उनके अपने भारतीय जनता पार्टी की अपनी गतिविधियों को देखा जाए तो उनके तो कभी चुनाव नहीं होता। और उनके अध्यक्ष अभी तो हाल के मैंने जो पिछले अध्यक्ष हैं वो हैं कहाँ, यही किसी को पता नहीं है। जिना के स्मृति साहब कहाँ हैं, उनके वो और एक दूसरे माननीय अध्यक्ष जी थे जिनको संसदीय बोर्ड से इन्होंने हटा दिया, वो अपने नेताओं और अपने अध्यक्षों के साथ क्या करते हैं ये भी सबके सामने है। लेकिन उनको अपनी चर्चा नहीं करनी होती। प्रश्न नहीं है ना कि अपनी चर्चा नहीं करनी होती। तो एक माइलस्टोन रखा है कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बना कर, और अध्यक्ष के रूप में निश्चित रूप से इस समय तो सबसे बड़ी चुनौती होगी खड़गे साहब के सामने पार्टी और सभी लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ जो बड़ी चुनौती हुआ है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव उसमें विपक्षी दलों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनके एक मजबूत गठबंधन बनाने और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से हुए
ये बड़ी चुनौती है साहब के सामने। इसलिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव करके लगभग सभी राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती पेश की है। और जितने भी लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, जो विषयों से विषयांतर लिए कांग्रेस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, उनके समक्ष भी चुनौती कि उनके पास नए आरोप क्या होंगे। और राहुल गांधी की जो यात्रा जिसके बाद आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस यात्रा निश्चित रूप से देश की राजनीति की विमर्श को सभी जी, कोई ऐसा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा आता हूं और यात्रा पे भी चर्चा हम करेंगे। जागृति राही जी के पास आना चाहता हूं। जागृति जी, बहुत नजदीक से आप सियासत को भी देख रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है इस फील्ड में, और इस वक्त बहुत घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से बदलते हुए हम देख रहे हैं। और खासकर जब से पिछले 45 दिनों से राहुल गांधी जब से पदयात्रा पर हैं, तब से कांग्रेस में एक अलग उत्साह तो दिखाई दे ही रहा है, और कांग्रेस धीरे धीरे अपने विरोधियों के मुंह को चुप करते, जुबान बंद करते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगी आप? और आने वाले समय में जरा समझना चाहूंगा आपके नजरिए से कि आने वाले समय में जिस विपक्ष को कमजोर माना जाता था, क्या इन 43 दिनों में वो विपक्ष, यानी कि कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, कुछ मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चाहिए, या न सिर्फ बाहर के लोग यानी कि विपक्षी या कांग्रेस के विरोधी दलों के लोग कहते थे, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा था जो कह रहा था। उन सब का जवाब देने के बाद अब कितनी मजबूती आप देख रही हैं इस सियासी दल में यानी कांग्रेस में? क्योंकि अगर विपक्षी दल मजबूत है तो देश मजबूत होगा, ऐसा माना जाता है, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आपका नजरिया इस पर? जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आप लोगों को मौका देने के लिए एक चीज को बहुत क्लियर कर दूं कि ये सवाल जो है जो उठाया जाता है कांग्रेस के का अध्यक्ष बनाना या चुनना, या उसका वो एक अपने आप में चर्चा का विषय जिस तरह से बना है, वो अपने आप में कांग्रेस की मजबूती को और उसकी महत्व को स्थापित कर रहा है। शुरू तो ये इसलिए हुआ था कि नेपोटिज्म का हमला करके, पर वंशवाद का हमला करके और इसको निगेटिव अर्थ में ले जाया जाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस पे स्टैंड लिया और जिस तरह से चुनाव करके और एक उपयुक्त व्यक्ति को, सबसे सीनियर व्यक्ति को मौका मिला है, उनके 9000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने चुना है जिस व्यक्ति को, वो बना है जिस तरह से उन्होंने एक प्रतिमान खड़ा कर दिया और बड़ी लाइन खींच दी है, तो वो सारा जो उनके खिलाफ हो रहा वो उनके पक्ष में चीजें जा रही हैं, तो एक कांग्रेस ने बड़ी लाइन तो खींच दी है। बात जहां तक है, मैं इसको देख रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा और नहीं होगा, और ये सब जो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें एक सिविल सोसाइटी बड़े पैमाने पे जुड़ रही है और जिस तरह से उसके लिए परसेप्शन बन रहा है, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में इस देश को बचाने की यात्रा और इस देश को जोड़ने की बात करते हुए निकली हुई यात्रा है। तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा और चुनाव से इसको जोड़ा जाए, इस बात से लगातार राहुल गांधी और बाकी भी जो लोग हैं उन लोगों ने मना किया है। तो देश इतना फायदा हो रहा है और देश के अंदर किस तरह की पॉजिटिविटी, एक जो निगेटिव इमेज जो पॉलिटिक्स खड़ी की जा रही थी, नफरत की पॉलिटिक्स खड़ी की जा रही थी, उसके खिलाफ प्रेम की, सद्भावना की पॉलिटिक्स किस तरह से खड़ी हो रही है, मैं इस बारे में ज्यादा प्रभावित हूँ और ज्यादा सोचती हूँ कि ये ज्यादा जरूरी चीज थी जो हम लोगों को मतलब थैंक्स बोलना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने भी इस चीज को लीड किया है। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, तो राहुल गांधी के लिए तो जो कुछ भी अरबों रुपए खर्च करके जो परसेप्शन उनका बिगाड़ने के लिए उनके प्रति और निगेटिविटी, जिस तरह से उनके बारे में शायद इतना दुनिया के किसी नेता के ऊपर इस तरह से हमले, व्यक्तिगत हमले नहीं हुए होंगे जितना राहुल गांधी ने झेला है, और जिस शालीनता से गांधी परिवार ने उसका जवाब दिया है और जिस तरह से वो आज उस सारे झूठ को पीछे छोड़कर एक अलग तरह से अपनी इमेज गढ़ चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं, वो अपने आप में मतलब मजबूती के लिए काफी है। जो लोग अभी तक सवाल उठाते थे उनकी सक्रियता को लेकर, जो लोग उनके वंशवाद को लेकर या जिस तरह के भी सवाल उनके ऊपर उछाले जाते थे उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने, वो सारी चीजें इस रोज के 25-30 किलोमीटर की उनकी पदयात्रा ने
ध्वस्त कर दिया कि जनता खुद बोल रही है कि भैया तुम कुछ भी बोल रहे हो, वो बंदा तो करके दिखा रहा है, आप उस तरह करके दिखाओ तो फिर बोलो। तो ये करने की तो हिम्मत अभी कोई विपक्ष में इनके अलावा कोई नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली ये बात तो तय है कि आगे इस 2024 हो या उसके आगे भी इस देश में जो राहुल गांधी ने जो लाइन खींची है भारत जोड़ो यात्रा से, उस वजह से विपक्ष की धुरी तो वो बन गए हैं। और विपक्ष की ही नहीं, इस देश में जो एक पॉलिटिक्स का दो तरफ बंटना हुआ है, मायावती जी की आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, एक बांटने की राजनीति है और एक जोड़ने की राजनीति है। और उस जोड़ने वाली राजनीति के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी बन चुके हैं और दूसरे लोग हैं वो भी अब हो रहे हैं। ये अच्छी बात और ये पॉजिटिव, और ये जंग जरूरी है क्योंकि इस देश को चुनना है, अपने लिए अपना भविष्य चुनना है कि हम संविधान के रास्ते पे चलेंगे, हम नफरत के खेम और सद्भावना की और अच्छी राजनीति करेंगे, या फिर हम जाति की, धर्म की, औरत और मर्द की मोनोपोली की राजनीति करेंगे और कुछ लोगों के हाथ में पूरे देश को जैसे तैसे चलाने के लिए छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, बहुत सटीक टिप्पणी आपकी, और आगे भी समझेंगे कि जो कुछ चल रहा है और उसके सियासी पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। धनंजय कुमार जी, किस रूप में आप पूरे, क्योंकि अब आप बैठे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में हलचल तेज है और यात्रा जैसे ही तेलंगाना से बाहर निकलेगी महाराष्ट्र पहुंचेगी। अभी तो आंध्र प्रदेश में है 21 तक ये यात्रा, और उसके बाद तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस यात्रा की अगुवाई करेंगे, और शरद पवार ने भी कल विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जो अपनी बात रखी खड़गे साहब के सामने, ये भी बहुत कुछ पैगाम देता है, और कहा जा रहा है कि वो भी इस यात्रा में शरीक हो सकते हैं, यानी विपक्षी दल के कई नेता। और ये चलिए महाराष्ट्र की बात अगर करें धनंजय जी, तो महाविकास अघाड़ी के ये दोनों दल हैं, इसलिए ये तो आ सकते हैं, लेकिन मायावती जी कुछ और कह रही हैं, ममता बनर्जी चुप हैं, टीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव वो चुप हैं, कई लोग अभी चुप हैं, और माना यह जा रहा है जैसा प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई दल इस यात्रा के साथ साथ नजर आएंगे। लेकिन इन सब से इतर जो अभी प्रगति राही जी कह रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात, माफ करें, जागृति राही जी जो कह रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि यात्रा जो राहुल गांधी की है, उस यात्रा से जो पैगाम है, उस पैगाम को सियासी चश्मे से अगर इतर देखा जाए तो बहुत कुछ, और भारत जोड़ो का जो नारा है वो नारा कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें आपके सामने मैं रख चुका हूं धनंजय जी। महाराष्ट्र से शुरू करके मैं चाहता हूं कि आप जरा खड़गे साहब के दलित होने को लेकर के मायावती जो परेशान हैं, ये और इसका क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं, क्यों आखिर मायावती जी परेशान नजर आ रही हैं? देखिए, मैं महाराष्ट्र से शुरू करता हूं। तो महाराष्ट्र में शरद पवार हों या हमारे उद्धव ठाकरे जी हों, ये सब आने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और असर ये देखिए कि अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव था विधानसभा का, होना है, अभी तो होगा ही क्योंकि और कैंडिडेट हैं। बीजेपी तो पहले भाग गई मैदान छोड़ करके, ये पता चल गया कि भाई बीजेपी को कितना भय है और क्या है। फिर आप देखिए कि जो ये है मायावती जी है, मायावती जी ने जो कांशीराम ने उम्मीद खड़ी की थी दलितों को लेकर के या बहुजन समाज को लेकर के, उस उम्मीद को बेच दिया। वो उम्मीद बची नहीं, और इतना गलत तरीके से, इतना बुरे तरीके से बेचा कि उससे बहुजन समाज को उसका लाभ नहीं हुआ, उनके कुछ आसपास के लोग लाभान्वित हुए, और फाइनली वो लाभ सारा जो है बीजेपी के पास चला गया, जिसके खिलाफ कांशीराम हमेशा रहे। कांशीराम कभी भी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के विभेद पैदा करने वाली राजनीति नहीं किया, और उन्होंने देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। मायावती ने उसका सत्यानाश कर दिया। तो मायावती के बोलने नहीं बोलने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब। अब आप बात करिए, मायावती समझिए गौन हो गई है, वो जा चुकी है, नेपथ्य में जा चुकी है, उनको अब फ्रंट पे लाइए मत, हाशिए पे भी मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, एक नेता है, मीडिया चर्चा करना चाहता है, करे। अब जो आपने बात कही कि जो है ममता बनर्जी या कोई और पार्टी या कोई और नेता चुप है, वो चुप नहीं है, कि आवाज गुम हो गई।
आवाज गुम इसलिए हो गई है कि, और ये देखिए कि इसको मैं भारत जोड़ो से ज्यादा महत्वपूर्ण अब मैं मानता हूं कि ये नेता और जनता के बीच की जो दूरी है उसको खत्म करने की यात्रा है। अब तक हम 75 साल तक पहुंच करके हमने देखा कि जनता एकदम किनारे हो गई है और नेता लड़ रहे हैं, नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो किसी पार्टी से जीत करके आ जाए वो बिक जाते हैं, या अपने किसी और लाभ की तरह किसी सत्ता वाली पार्टी में चले जाते हैं और किसार बना लेते हैं। तो आजकल जनता तय नहीं कर पा रही है कि नेता है किसकी सरकार बनेगी, और नेता तय करते हैं, विधायक तय करते हैं, MP तय करते हैं कि मैं कितने पैसे में बिकूंगा, मुझे क्या लाभ है, किसके साथ जानेंगे। ये हम लगातार देख रहे हैं, जनता भी ये सब देख रही जी। अब राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से प्रचारित किया गया, युवराज साहबजादे, पता नहीं लोग जनता में भी क्या क्या सोचते होंगे लोग। तो जो आदमी, आप ये सोचे अगर तौर पे देखें, अगर उनकी फैमिली विरासत को देखें तो उनको तो AC से बाहर होना नहीं चाहिए था, और AC से बाहर निकले हैं तो सन बर्न हो जाना चाहिए था, और इतने 1000 किलोमीटर के आसपास चल लिया उन्होंने तो उनके पाँव में इतने छाले पड़ जाने चाहिए थे कि 2-4-15 दिन हॉस्पिटल में उनको होना चाहिए था, लत्ता बांध करके घूमना चाहिए था। लेकिन पे जिस तरह से सबके साथ चल रहे लोग जुड़ते हैं, हटते हैं, जुड़ते हैं, हटते हैं, राहुल गांधी लगातार वहीं खड़े हैं। राहुल गांधी न हट रहे हैं न कट रहे हैं, और राहुल गांधी के उत्साह में भी कोई कमी, न पाँव में कहीं कमी आई है न उत्साह में कमी आई है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ राजीव जी कि राहुल जी ने एक नई किस्म की राजनीति जो है जनता के सामने पेश की, और वो राजनीति ये है कि जिस नेता को आप समझ रहे थे हवाई नेता, आज नेताओं से मिलना बहुत कठिन काम हो गया। मामूली नगर सेवक के पास मिलने जाइए तो 25 चमचे खड़े रहते हैं यहाँ से वहां तक, और वो जिस तरह से बात करते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है। वो राहुल गांधी ने किसी से भी मिलने में ये जताया है कि नेता को जनता से ऐसे मिलना चाहिए या जनता को नेता से ऐसे मिलना चाहिए। तो जनता और नेता के बीच जो दूरी होती है उसको खत्म करने का काम किया है राहुल जी। और मैं एक बात कहूं कि देखिए अभी क्या है, हर कोई मीडिया पे बात कर रहा है, वोट मांगने की बात कर रहा है, जनता को कैसे बरगला ले इसकी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, और जनता को सीधे एड्रेस कर रहे हैं बिना मीडिया के सपोर्ट के, और जनता सीधे संवाद कर रही है, जुड़ रही है जनता जहां जहां से गुजर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, मैं तो कहूंगा कि ये जो बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने राजनीति को इतना महंगा बना दिया है कि आप बड़ी बड़ी रैली कीजिए, बहुत पैसे खर्च करिए, तब जाकर के चुनाव जीतेंगे, इसको राहुल गांधी पे लाके खड़ा किया है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स की जा सकती है, जिसकी देश को जरूरत थी, इस देश को कि भाई कोई नेता अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो लाएगा कहां से? वो जाहिर है कहीं ना कहीं घोटाला करेगा। लेकिन अगर वही जो MP है वो 50,000 में लड़ ले या जनता का सहयोग से लड़ ले, बिना बड़ी बड़ी रैली किए लड़ ले, तो समाज के लिए काम करेगा। तो राहुल जी ने एक बड़ा अच्छा सा एक नया शुरू किया है, और इसे देखिए आप कितना बढ़िया वीडियो दिखा रहे हैं कि एक ओल्ड एज की लेडी जिसकी आंखें जो है मोतियाबिंद हो गया होगा, धुंधला हुआ होगा, आंख का ऑपरेशन हुआ होगा, बहुत सारा जीवन देखा है, वो राहुल गांधी को किस तरह से चूम रही है, जिससे लगता है कि एक बेटा उसको मिल गया है। तो ये जो राजनीति शुरू की है, नया जो अध्याय शुरू किया है, ये अध्याय मुझे लगता है भारतीय राजनीति को बदलेगा, और राहुल गांधी एक अलग राजनीति के तौर पे खड़े होंगे, जो नेता नहीं होंगे, जनता को राह दिखाने वाले या जनता के साथ चलने वाले नेता के तौर पर स्थापित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने राजनीति की एक नई रेखा खींच दी है, सियासी तौर पे अब ये देश जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर राजीव जी, देश बदलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मोदी जी पहले से बदल रहे हो, काफी बदल दिया है मोदी जी ने देश, और नारा ये उन्हीं का है, देश बदल रहा है। मोदी जी ने जो देश बदला है उस देश को जो राहुल गांधी फिर से बदल के पुराने चलने पे ले आ रहे हैं, जो वास्तव में असली देश हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो देश बदल रहे हैं वो पुराने भारत की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑफ इंडिया था उसको मजबूत करने का रास्ता जो था उसको लेकर के जा रहे हैं, और भारत को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उसको भी परेशानी है, और जो समाज के अंदर विभाजन पैदा करके राजनीति करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी परेशानियां हैं। जाहिर सी बात है, परेशानियां पैदा होनी चाहिए और लाजमी है वो परेशानी पैदा होना, और जरूरी भी है,
क्योंकि अगर ये परेशानियां पैदा नहीं होंगी, जो समाज के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, तो इस यात्रा का कोई उद्देश्य बचेगा भी नहीं। तो इसलिए वो जरूरी भी है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक कर रहे हैं, और उसका समाज के ऊपर और देश के ऊपर असर भी पड़ रहा है। अब जो सवाल असली आया है, जो जिससे आपने शुरुआत की कि बहन जी को परेशानी हो रही है और दलों को परेशानी हो रही है, तो बहन जी की परेशानी राजीव जी समझी जा सकती है। कल प्रोफेसर रविकांत अपने चर्चा में थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब वो जाट कमेटी के चेयरमैन बनाया गया संविधान सभा के, तो कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, वो कांग्रेस ने ही भेजा, वो काशीराम जी ने या मायावती जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं भेज दिया था संविधान समिति का बना करके अध्यक्ष। मायावती जी जब मुझे लगता है शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो सन 1962 में AICC के पहले प्रेसिडेंट जो थे दलित दामोदरम संजीवैया बन गए थे, और पहला दलित मुख्यमंत्री जो है 1959 में वही दामोदरम साहब जो थे वो आंध्र प्रदेश के बने। मुझे लगता है कि ये इतिहास बहुत से कांग्रेसियों को भी नहीं मालूम है, और इसलिए बहन जी के तमाम आरोपों पे कांग्रेसी जो खामोश रह जाते हैं। आप जिस देश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन देख रहे हैं, वो वृद्धावस्था पेंशन जो है उन्हीं दामोदरम साहब की शुरू की हुई थी, और जब दामोदरम साहब की मृत्यु हुई तो उस समय आप जानते हैं उनके पास संपत्ति कितनी थी? एक खपरेल का मकान था, एक टूटा हुआ बक्सा था, एक कांसे की थाली थी और कुछ किताबें थी। मायावती जी की आज क्या संपत्ति है? तो यह परेशानी जो है पैदा होना निश्चित तौर पे स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी जो अपना इतिहास ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, और इस तरीके के जो दुष्प्रचार होते हैं और लोग करते हैं तो उसका जवाब देने की भी उनको आवश्यकता है। उन दामोदरम साहब के ऊपर जो 5 करोड़ टिकट भी जारी हो चुका है। हम लोग बाबू जगजीवन राम को तो जानते हैं कि दलित अध्यक्ष थे, लेकिन उससे पहले दामोदरम साहब हो चुके थे, ये हम लोग नहीं जानते। मुझे लगता है ये बताया जाना चाहिए। और जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा रहे थे, राहुल गांधी ठीक उसी समय उन दामोदरम के भतीजे थे उनके साथ मुलाकात कर रहे थे आंध्र में। तो वहां से भी एक संदेश देने की कोशिश जो की जा रही थी। तो ये दो संदेश जिस तरीके से देने की कोशिश की गई, उधर राहुल गांधी ने वहां से आंध्र से संदेश देने की कोशिश की, और इधर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे चुन करके आए, तो ये जाहिर सी बात है परेशानी होने वाली बात थी। तो बहन जी की परेशानी जो इस बात से समझी जा सकती है। अब बहन जी भी कुछ करेंगी नहीं उनके लिए, उनकी नीतियों पर कुछ बातचीत होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी से खुल करके हाथ मिलाएंगी। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग नहीं करेगी, लेकिन बहन जी इसकी मांग करेंगी। तो ये परेशानी तो समझी जा सकती है ना, किसको दिक्कत होनी चाहिए। तो यही परेशानी उनका जो है वो सबब है। तो कुल मिलाकर मुझको राजीव जी लगता है कि राहुल गांधी ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, और समाज को बदलने की जो बात हो रही है मुझे लगता है इस पे चलना चाहिए। और जब यात्रा समाप्त होगी तब तक इस देश के अंदर बहुत कुछ बदला हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा, और उसका इस देश के ऊपर, समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर असर भी जो साफ दिखाई देगा। जी राजीव जी बिल्कुल। जयशंकर जी, क्या लगता है आपको, देश क्या सचमुच बड़े बदलाव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? राजीव जी, नहीं, देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस जरूर बदलते हुए दिख रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अभी बता रहे थे अमलेंदु डी संजयवैया के बारे में, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के थे। 1969 में जब कांग्रेस में सिंडिकेट यानी पुराने जो संगठन और हावी कांग्रेस के खुर्राट नेता थे, उनके चंगुल से निकल करके जब एक प्रगतिशीलता की राह पर इंदिरा गांधी निकल रही थी, उस समय उन्होंने जब नई पार्टी बनाई तो बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, और उस समय यह कहा गया था जगजीवन राम की कांग्रेस को वोट दीजिए, बाबू जगजीवन राम के हाथों को मजबूत कीजिए, ये कांग्रेस का उस समय नारा था। उस नारे पर इस देश के शोषित, दलित, पिछड़े जातियों के भी बहुत सारे लोग, बहुत बड़े तादाद में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस सत्तारूढ़ पे सत्तारूढ़ होती गई, और फिर सत्ता का जो एक वर्ग चरित्र होता है वो लोग उस पर हावी होते गए, और जो दलित, पिछड़े और शोषित तबकों के लोग थे कांग्रेस से धीरे धीरे कटते चले गए। ये कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनी कि आप देखिए, एक समय में
उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, सब पर एक ही जाति के लोग काबिज थे। अध्यक्ष कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, NSUI का अध्यक्ष, महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष, और उत्तर प्रदेश से AICC में भी जो पदाधिकारी थे वो सब भी उसी जाति के थे। हरियाणा में कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट, राजस्थान में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, बिहार में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सब एक ही जाति के सारे लोग थे। इससे धीरे लोगों का कटाव शुरू हुआ, दलित धीरे धीरे कटते चले गए। इसके पहले जो कांसीराम जी का और मायावती जी का जो इमरजेंस हुआ, या मंडल राजनीति का इमरजेंस हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव और तमाम लोग उभर करके सामने आए, तो कांग्रेस उस समय जो प्रगतिशील ताकतें थी या सोशल जस्टिस की जो ताकतें थी, धर्मनिरपेक्षता की जो ताकतें थी, उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई। वो जो चेतना जागृत हो रही थी, उस चेतना के साथ सामंजस्य बढ़ा नहीं पाई। इसका नतीजा हो गया कि कांग्रेस को आज ये हाल देखना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी के में सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन सब लोगों ने एक नई सोच के साथ कि अब पुराने लबादे को छोड़ो और नए सिरे से सोशल जस्टिस के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, प्रगतिशील ताकतों के साथ मिलकर के काम करना शुरू करो। आप देखिए जितने जो चेहरे आ रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, वो ऐसे तबकों के लोग हैं जिनको आप कभी मुख्य धारा में देख नहीं सकते हैं। वो जो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है, उसके वेशभूषा, उसके पहनावे को देखिए आप, उसमें जो एक आकर्षण दिख रहा है, एक भरोसा दिख रहा है, जिस तरह से वो कंधा थपथपा रही है राहुल गांधी का, यह तस्वीर बहुत बड़ी मायने रखती है। उन तबकों में एक बार फिर से, जो एक बार इंदिरा गांधी के प्रति इंद्रम्मा कहा जाता था आंध्र प्रदेश के इलाकों में, वही तस्वीर इमर्ज करके आ रही है। आज राहुल गांधी के प्रति एक विश्वास सा जग रहा है। इसी के तहत आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कर्नाटका में 8 बार वो विधायक रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष भी थे यहाँ, तो उनको संसदीय राजनीति का, विधायी राजनीति का पूरी तरह से ज्ञान है, समझ है, अनुभव है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि वो दलित समाज से आते हैं, दलित नेता हैं। अब उससे दर्द जिनको हो रहा है, अभी कुछ तो बताया उन्होंने, अमरेंदु ने, लेकिन आप सोचिए जरा, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मायावती जी आज दलित की बेटी नहीं रह गई हैं, वो दौलत की बेटी हो गई हैं, और उनकी कुल राजनीतिक सक्रियता इसी बात पर रहती है कि कैसे उनका और उनके भतीजे का जो आर्थिक साम्राज्य बनकर खड़ा हुआ है, उसकी रक्षा की जा सके। कैसे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग उनके घर न पहुंच पाए, इसके लिए सारी की सारी उनकी राजनीति, उनके सारे बयान, उनके सारे ट्वीट आते हैं। वो आज दलित हितों की बात कर रही हैं। जिस समय कांसीराम जी मौजूद थे, दोनों ने मिलकर के भाजपा के साथ सरकार साझा किया था। कांसीराम जी के घर पे आ रहे थे भाजपा के नेता मिलने के लिए, जब एक पत्रकार की पिटाई भी वहां हो गई। उसमें नारे क्या थे? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ते जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये इनके नारे होते थे। दलितोद्धार की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं। भाईचारे के नाम पर इन्होंने पूरा का पूरा दलित आंदोलन, सामाजिक न्याय का आंदोलन मनुवादियों के हाथ में सौंप दिया, दौलत के आगे सौंप दिया। वो आज बात कर रही हैं। और आप देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है, उत्तर प्रदेश में उसके पहले बृजलाल खाबरी जो पूर्व सांसद, वो भी शायद बहुजन समाज पार्टी में ही पहले थे, उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। तो एक दिशा तय हो रही है, एक दिशा जैसे दिख रहा है कि अब कांग्रेस एक अलग रास्ते पे जा रही है, और वही रास्ता इस देश को बचा सकता है, इस देश को आगे भी ले जा सकता है। इसलिए राजीव जी, यही कहना है मेरा कि राहुल गांधी ने जो नई शुरुआत कर दी है, अब बस एक ही, मैं बार बार इफ एंड बट वाली जो बात आती है, ये लगाता रहा हूं मैं, कि कंसिस्टेंसी मस्ट है, निरंतरता आवश्यक है। पता लगा कि सारी कमाई कर लिया आपने, सारी यात्राएं कर ली, पूरा का पूरा देश आपके साथ चलने के लिए खड़ा हो गया, नौजवान आपके पीछे घूम रहा है, उसको लग रहा है कि कभी आज अगर बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, तो ये राहुल गांधी अकेले आदमी कर रहा है, बिना डर और भय के बात कर रहा है।
तो अगर इसके कसौटी पर, इसके भरोसे पर राहुल गांधी खड़े रहे और बीच में कहीं वो और नहीं चले गए, तो मुझे लगता है कि 2024 बहुत दूर नहीं है, दिल्ली इनके और करीब होते चली जाएगी। और जैसे शरद पवार की बात है या उद्धव ठाकरे की बात है, ये महा विकास अघाड़ी में तो हैं ही है लोग, लेकिन एक घोषणा करके आ रहे हैं, स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के और बड़े नेता भी जाएंगे, उनके पास जाएंगे और मिलकर के काम करने की बात तो उभर करके आएगी। इसलिए राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है वही एक रास्ता है जो इस देश को बचा सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं। इसके पहले देखिए सीताराम केसरी हुए थे अध्यक्ष, नरसिम्हा राव जी उसके पहले हुए थे अध्यक्ष, चुनाव होते रहे। भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव हुआ आज तक 1952 से लेकर के हमको याद नहीं। वही घूम फिर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और इन सबके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, ये लोग मिल करके किसी को बना देते हैं। और जो अध्यक्ष की हैसियत क्या होती है, एक वीडियो वायरल देखा था मैंने सोशल मीडिया पर, जब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनके साथ मंत्री अमित शाह जी भी जा रहे हैं और पीछे पीछे जगत प्रकाश नड्डा भी साथ साथ चल रहे हैं, तो उनको खींच करके पीछे कर दिया जा रहा है। तो ये करने वाले हमारे गृह मंत्री जी, हटो फ्रेम में हम ही दो रहेंगे। तो ये तो हैसियत है। तो ये लोग आज बात करेंगे। इसलिए जिस तरह से चुनाव हुआ है, भाई एक ही और बात करूंगा कि आमतौर पर जब भी प्रतिस्पर्धाएं होती है, जब चुनाव होता है, तो उसके बाद थोड़ा रिश्तों में खटास हो जाती है। तो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा दिल दिखाते हुए शशि थरूर या उनके साथ जो खड़े हुए लोग, कांग्रेस के लोग, सारे लोग कांग्रेस परिवार के ही हैं, उनकी पार्टी के ही लोग हैं, उनके प्रति किसी तरह का उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए, बदले का भाव नहीं होना चाहिए। और उन सबको साथ में लेके, शशि थरूर में एक अलग ढंग की ऊर्जा है, अलग ढंग की समझदारी है, उसका भी इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है और उसको लेके आगे बढ़ सकती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि थरूर की बात आप कर रहे थे। शशि थरूर को ठीक ठाक वोट मिले हैं और 1000 से ज़्यादा मत की उम्मीद लोगों को नहीं थी, लेकिन अगर है, और जैसा आप कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या जगह बनती है। लेकिन एक बार फिर से प्रोफेसर स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने कई सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। जैसे कुछ सवाल यहाँ रख रहे थे हमारे साथी, हमारे जयशंकर जी, की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए राहुल गांधी में, और पिछले 43 दिन से हम वो कंसिस्टेंसी तो देख ही रहे हैं। आज आपको बताऊं, रिकॉर्ड सबसे अर्ली अगर पदयात्रा शुरू होने का रिकॉर्ड है तो आज का दिन था। आज 5:30 बजे पदयात्रा शुरू हो गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि सुबह सुबह निकल लो और ज़्यादा से ज़्यादा चलते, 30 किलोमीटर से ज़्यादा चले तो क्या बुराई है। कुछ लोग, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी से कुछ पदयात्री जो हैं वो कह रहे हैं कि थकान नहीं हो रही है, तो राहुल गांधी ने बोला कि चलो थका देते हैं, यानी और भी ज़्यादा चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जिस मिजाज में राहुल गांधी हैं, जिस अंदाज में राहुल गांधी हैं, जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर खासकर, वो साफ बता रहा है कि हाँ, फिज़ा बदल रही है, कुछ आने वाले समय में कुछ तो होगा ही। आपको लगता है क्या कि राहुल गांधी ने अपने आप को इन 43 दिनों में, कंसिस्टेंसी की बात होती है, लगातार होती है कि कुछ दिन यहाँ करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी, यहाँ रहते हैं फिर विदेश चले जाते हैं, लेकिन आकर के जिस रूप में हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी उनकी बढ़ी जा रही है। और सोनिया गांधी जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो, ये भी वायरल हुआ था। तो दाढ़ी बढ़ी जा रही है, लेकिन वो अपने मकसद पे, और पूरा जो एक एम है अर्जुन का निशाना मछली के आंख पर, वो उसी निशाने से चले जा रहे हैं। इस कंसिस्टेंसी पे आपका क्या कहना है प्रोफेसर स्वामी? समझना चाहूँगा, क्योंकि एक नेता के लिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार राहुल गांधी को मिसिंग कहा जाता रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एक परिवर्तन जो है, और जबरदस्त परिवर्तन यहाँ राहुल गांधी में नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में शायद कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के पहले जो समाज को एक मैसेज दिया था, उससे बीजेपी का जो प्रचार तंत्र था उसको बल मिला था।
कंसिस्टेंसी की कमी थी। वो विदेश चले जाते थे, विदेश जाना उनका अधिकार है, कोई भी विदेश जा सकता है, लेकिन एक तरफ एक ऐसी पार्टी थी जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति करती थी। उस समय उस कंसिस्टेंसी को न होने की वजह से उनका प्रचार तंत्र इसलिए चला था कि राहुल गांधी चले गए थे। जो अभी जयशंकर जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, अभी कंसिस्टेंसी दिख रही है, देश जुड़ रहा है, जनता उनके साथ जुड़ रही है, लेकिन यह कंसिस्टेंसी अब राहुल जी को लगातार निरंतर दिखानी पड़ेगी। जनता के बीच में उनको रहना पड़ेगा, जनता के साथ संपर्क करना पड़ेगा। देखिए, जो विपक्षी दल की राजनीति है उसमें जो कंट्राडिक्शंस पैदा होते हैं, आपने सुना होगा कि राजस्थान, जो गुजरात का जो दलित समाज है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से यह कहा है कि 22 प्रतिज्ञा जो भीमराव अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो खुद ली थी, उस प्रतिज्ञा को लेने की वजह से एक मंत्री को आपने उससे इस्तीफा ले लिया, तो पहले आके गुजरात के अंदर वो 22 प्रतिज्ञा जनता के सामने लीजिए, तब हम आपका समर्थन करेंगे। देखिए कंट्राडिक्शंस कैसे पैदा होते हैं। अगर दलित समाज ये उनसे कहता है कि गुजरात के अंदर आइए, 22 प्रतिज्ञा लीजिए कि हम भगवान को नहीं मानते। देखिए, मैं सनातनी हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, लेकिन मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बौद्ध मूर्ति पूजा नहीं करते, आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, दूसरे धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, मैं करता हूं। तो ये जो प्रश्न है, जो आदिवासी समाज है, जो दलित समाज है, और जिस प्रकार से बिल्किस बानो के साथ हुआ, और बिल्किस बानो के साथ हुए में अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से चुप रहे, तो वास्तविकता में दुधारू तलवार है जो बीजेपी ने यूज किया। इन अपने गोदी में बैठने वाले लोगों को, अरविंद केजरीवाल को भी यूज किया, पंजाब में उनको कमजोर कर दिया, कांग्रेस को दिल्ली में कमजोर कर दिया। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो मान के चल रहे थे कि वो मुस्लिम समाज में और दलित समाज में भेद लगाएंगे, एक तरफ आपने दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को एकजुट कर दिया, और सवर्ण समाज जो कि बीजेपी का समर्थक था, उसमें आपने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से फूट डाल दी। ये कंट्राडिक्शंस हैं। तो राहुल जी की जो ये यात्रा है, वास्तविकता में देश की जो आवश्यकता थी, जो समाज की आवश्यकता थी, और जो विदेश की निगाह भी देश की तरफ थी, आज की तारीख में राहुल गांधी केवल भारत की जनता का प्रेम का पात्र नहीं है। अगर ये कभी विदेश बुलाए जाएंगे तो वहां भी नारियां, वहां भी स्त्रियां, वहां भी माएं इनको ऐसी ही गले लगाएंगी, क्योंकि वो देख रही है ऐसा शख्स जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने शबरी के झूठे बेल खाए थे, उन्होंने जो केवट थे उनको गले लगाया था। तो इसका मतलब यह है कि समाज, आप किस धर्म, संप्रदाय, जाति से बिलीव करते हैं, किसमें आप रहते हैं, कौन सी मूर्ति की पूजा करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आप भारतवासी हैं, आप एक जुट समाज की बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और सनातन जो परंपरा है उसका पालन करते हैं। तो राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो सनातन परंपरा है। और जो मैं एक और बात राजीव जी आपसे कहना चाहूंगा कि 2000 का चुनाव अटल जी ना हारे होते, अगर 2002 के दंगे ना हुए होते, तो अगर अटल जी आज जीवित होते तो उनकी हार का मुख्य कारण गुजरात के दंगे थे। क्योंकि भारत का जो समाज है वो थोड़े समय के लिए धर्म और जाति में बढ़ जाता है, उन्माद में आ जाता है, उद्वेग में आ जाता है, लेकिन बाद वो महसूस करता है कि भारत की आत्मा को अगर जीवित रखना है तो हम सबको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, हमको साथ रहना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। राजीव जी। जी, भारत को मजबूत बनाना होगा। और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है, सियासी उलटफेर की बात हम कर रहे हैं कि सियासी उलटफेर की तैयारी में कांग्रेस, और उस राह पर कैसे कांग्रेस चल रही है। यही अगर आप ध्यान से गौर फरमाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कह रहे हैं हम। एक बार फिर से आना चाहता हूं जागृति जी आपके पास। बहुत नज़दीक से आप कांग्रेस की तमाम चीज़ों को, घटनाक्रमों को देख रही हैं। कांग्रेस के ऊपर ये भी बताया जा रहा है, लगातार एक मीडिया का एक तबका है जो कह रहा है कि राहुल गांधी को तो अभी गुजरात में होना चाहिए था, राहुल गांधी को तो अभी हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था, वो दक्षिण भारत में क्या कर रहे हैं, शायद जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, शायद जानती है कांग्रेस कि वो हार रही है गुजरात, शायद कांग्रेस ये जानती है कि वो हार रही है हिमाचल प्रदेश। ये तमाम बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं, मीडिया का तबका जो कहता है वो रखने की कोशिश और आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आरोप, हालांकि इस मंच पे कई बार इस ढंग की बातें हम कर चुके हैं, ऐसे सवाल मैं अपने आप जैसे पैनलिस्टों से पूछ चुका हूं, आपसे भी समझना चाहता हूं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का
के ऊपर, चुनाव के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी नज़र से भारत जोड़ो यात्रा का, और नए नवेले जो हमारे अध्यक्ष हैं, 9 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद और 1 बार जो वर्तमान अभी है उसमें राज्यसभा से सांसद, यानी 3 बार की सांसदी, 9 बार की विधायकी, और उसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नेता प्रतिपक्ष, बहुत बड़ा अगर कहें तो अनुभव है। और उस अनुभव के साथ ये जो जोड़ी है, और जिसके बारे में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे, कभी नेहरू जी की जोड़ी और अंबेडकर साहब की जोड़ी, आज ऐसे ही एक जोड़ी दिखाई दे रही है जो खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी हैं। इसका क्या असर, क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे आप देख रही हैं? मुझे ये कहना था कि जहां तक दलितों का सवाल है, गुजरात में हम सब जानते हैं कि एससी और एसटी की आबादी काफी अच्छी संख्या में है वहां पे मौजूदगी, और उनके ऊपर वहां पे आंदोलन भी काफी मजबूती है। तो ये डिमांड्स जो आ रही है 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में, या और भी तमाम तरीके के मुद्दे जहाँ पे हैं, उसको लेकर के काफी आंदोलित रहा है गुजरात। तो वहां पे इसका निश्चित तौर पर असर पड़ने वाला है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी रही है, और आपको कि पिछला चुनाव भी लगभग जीता ही हुआ था, कांग्रेस का ही जीत हुई है। इन लोगों ने चाहे जोड़ तोड़ करके या जैसे भी मैनिपुलेट करके सरकारें बनाई हो, बहुत कम अंतर से, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस वहां गुजरात में काफी मजबूत तरीके से लड़ती रही है। तो ये कहना कि उस चुनाव से भाग रहे हैं या उससे भाग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि ये जो पॉलिटिक्स है, मीडिया और विपक्षियों को जिस तरह से टारगेट कर रही है, आप पिछला जो कुछ महीने बीते हैं याद करिए कि कांग्रेस के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर ईडी के माध्यम से और तमाम तरीके से किस तरह से दबाव बनाया जा रहा था, और आज वो दबाव कहाँ पे है। आज जनता के बीच में सीधे राहुल गांधी जाते हैं और यही कहते हुए जाते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता रखा नहीं गया है, संसद में भी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सारे विपक्षी नेता हड़ताल पे और धरने पे बैठने पे मजबूर कर दिए गए। ऐसी स्थिति आने के बाद जोड़ो यात्रा नहीं है, और इससे एक नया नेतृत्व कांग्रेस करके इतना ही नहीं है, एक सीनियर हमारे जो नेता है कांग्रेस, ये कहती है कांग्रेस के कार्यकर्ता की उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये देखिए, एक कांग्रेस की कल्चर है। और दूसरा एक तरफ आडवाणी जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, आज की डेट में गडकरी जी को देख लीजिए, वो कहाँ पे हैं और उनके अनुभव का क्या लिया जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क जो है ये जनता देख रही है अपने आप में कि किस तरह से चीजें हो रही हैं और किस तरह से किस दिशा में ले जाया जा रहा है। 4 लोगों के हाथ में सारी पावर कहीं ना कहीं केंद्रित होते जा रही है, लोकतंत्र को खतरा है। उसके सामने एक डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण पेश किया है। दलित का जहां तक सवाल है, तो फिर मैं इस सवाल पे आती हूँ कि इस देश में सबसे पहले दलितों को लेकर के आरक्षण का जो मामला खड़ा किया गया, कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर जी को जो महत्व दिया मिला, वो सारा कुछ किसने किया है? वो कांग्रेस है अपने आप में। और वहां से लेकर दलितों के लिए जो स्पेशल प्लान बनाया, इंदिरा गांधी जी के जो सचिव थे उन्होंने बनाया वो प्लान। उसके बाद तमाम स्कॉलरशिप की योजनाएं जो स्टूडेंट्स के लिए, दलित स्टूडेंट्स के लिए हुई, शिक्षा में जिस तरह से उनको मदद मिलने लगी, फेलोशिप वगैरह राजीव गांधी के नाम पे, वो सारे कदम है। जमीनों पे इंदिरा गांधी ने पहली बार, अभी 2 दिन पहले एक और तस्वीर वायरल हुई थी, खीरा लेके एक महिला, गरीब जो है किसान महिला, वो खड़ी है और 2 खीरे लेके, और वो ये बताने के लिए खड़ी है कि आपकी जो जमीन दी थी उसी पे उगाकर मैं ये खीरा लेके आई हूँ। कितना कितना छूने वाला दृश्य था वो अपने आप में, कि गांव का व्यक्ति आज जो पुराने लोग हैं वो याद रखे हुए हैं कि उनको जो हैसियत मिली है। उसके बाद और चौथी बात कहूँ तो आपकी जो 3rd अमेंडमेंट है, इंदिरा गांधी, नेहरू जी से शुरू करके मैं यहाँ तक ला रही हूँ कि राजी जब लेके आए 73rd अमेंडमेंट की सरकार, तो पहली बार तो बड़ी पंचायतों में हुई, और हाथ बन के आज की डेट में महिला हो या पुरुष हो किस तरह से मजबूती से खड़े हैं। आज यूपी की अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें से रिजर्वेशन दे करके महिलाओं को और दलित कम्युनिटी के लोगों को बराबरी में टिकट दिया गया, केवल की बात नहीं है।
तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह लेके चीजों को चल रही है, ये बात लोगों तक जान ही देते हैं लोग, लेकिन सच्चाई ये है कि दलितों के हित के लिए या तमाम समाज के हर समुदाय के लिए हित के लिए जो कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले लोगों ने नहीं किए, सरकार ने किए हैं, लेकिन उन सबको धो को ये कहना कि कुछ हुआ है बस इन्हीं 2014 के बाद हिंदुस्तान सब कुछ हो रहा है, जबकि हालात ये है कि जो हुआ था उसको बेच दिया जा रहा है, खटा रहा है। फर्क जनता को अब 8 साल बाद तो बताने की जरूरत महसूस खूब अच्छी तरह हो रहा है। बस यही लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो नफरत में हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके जो भरमाया जाता है हर बार जो डर हिंदू खतरे में है बोल करके, और सारे सवालों को पीछे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इसको खत्म किया जाता है, तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो पॉलिटिक्स खड़ी की जा रही है उसमें ये बात मुख्य रूप से कही यात्रा है किस लिए? नफरत के खिलाफ है, बंटवारे की राजनीति के खिलाफ है, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। और ये तीनों चीजें गुजरात हो या हिमाचल हो, कहीं की भी जनता उसको खूब अच्छी तरह से महसूस परेशान कर रही है। और जहां तक सवाल है सोच का कि संगठन चुनाव किस तरह लड़ेगा, आप याद करिए कि राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने इस्तीफा चुनाव में हार स्वीकार करके दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था इस बात को कहते हुए कि के अंदर लोकतंत्र मजबूती से आए और लोग अपने परिवार की चिंता छोड़कर प्रदेश संगठन करें, ये बोलते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। आदर्श रखने के लिए दिया था कि जो लोग काबिज हैं वो हटे। आज उनका कहना है और तमाम संगठन की बात की 50% से ज्यादा पद 50 साल से नीचे के लोगों को दिया जाएगा। यानी वो बहुत सीरियसली काम हो रहा है कि इस बात पे कि युवाओं को सामने लाया जाए, नई जो राजनीतिक पौध है वो देश में खड़ी की जाए, जो आदर्शों पे चले, जो मूल्यों पे चले। ये जो राजनीति पैसे से खरीद कर हो रही है वो धीरे धीरे हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन में ये बात आई मीटिंग में कि आप कैसे करेंगे, आप जीत तो जाते हैं, आप मध्य प्रदेश गए, आप गुजरात में भी जीते, आप गोवा में भी जिस तरह से जीते, आप तमाम राज्यों में उठा के देख लीजिए कहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की है। तमाम जगहों पे वो हारी है, मेघालय में हो, हर जगह उन्होंने खरीद करके सरकार बनाई है। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, ऑपरेशन कमल किस तरह से किया जाता है, झारखंड में वही कोशिश हुई, अभी महाराष्ट्र में एकदम रिसेंट उदाहरण है। तो ये जो तरीका है राजनीति का, इसको बदलने के लिए वापस आपको बहुत मजबूती के साथ आदर्शों और नैतिकता की मूल्यों की बात करनी चाहिए, और वो फायदे और नुकसान के परे जाकर चुनाव की मशीन बने बिना पड़ेगा। और वो काम इस आदर्श के मूल्य की राजनीति पर खड़े होकर करने की हिम्मत निडर होकर अभय के साथ कोई कर पा रहा है तो राहुल गांधी कर पा रहे हैं। इसलिए उनको इस तरह से बुद्धिजीवियों का, देश के तमाम जो लोग न्याय पसंद और लोकतंत्र पसंद या देश में जो संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं उनका साथ मिल रहा है। इसलिए नहीं कि सब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, लेकिन सब उम्मीद नजर अंधेरा दिखाई दे रहा था कि किस दिशा कितनी नीचे गिरेगी हमारी राजनीति, उसमें एक उम्मीद किरण नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। जी जागृति जी, बिल्कुल उम्मीद की किरण जो है वो इस वक्त राहुल गांधी में और भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें लोगों को दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। जो तस्वीरें, आखिर क्या कारण है कि सड़कों पे राहुल गांधी और उनके साथी चल रहे हैं और लोग किसी भी ढंग से उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको टच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं। उनकी चाहत अगर पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले है, नहीं पूरी होती हैं तो मायूस भले होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि फिर कभी मुलाकात हो। तो ये एक सिलसिला है और इस सिलसिला की शुरुआत की बात अगर करें तो थोड़ा सुनील शुक्ल जी आपसे समझना चाहूँगा, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और उनके बाद सोनिया गांधी की पेशी, और सोनिया गांधी जब बीमारी से उठी थी, कोरोना उस समय उनको था, उसके बाद उनकी पेशी हुई थी। क्या माना जाए इस देश की राजनीति में इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेशी इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की, ये भी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाएगा आने वाले समय में क्या? क्योंकि पदयात्रा के दौरान एक और टर्निंग पॉइंट है
जहां राहुल गांधी जहां से एक अलग नेता के रूप में उभर के आते हैं। हम लोगों ने उस पर, आपको याद होगा, चर्चा की थी, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी का भाषण। लेकिन उससे पहले, पदयात्रा से पहले जो ईडी की पेशी थी, इसको एक पत्रकार के नजरिए से आप किस रूप में देखते हैं? पेशी होती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब तो आजकल नॉर्मल चीजें हो गई हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी का यहां पहुंचना और अब की राजनीति वहां से लेकर के यहां तक किस रूप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। इन केंद्रीय एजेंसियों के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पेशी के बाद राहुल गांधी की जब यह पदयात्रा शुरू हुई तो इस बात में को बल मिला कि सरकार के डराने और धमकाने की जो टैक्टिक्स है अपने विरोधियों के प्रति, उसके सामने भी खड़े होने की ताकत इन नेताओं में है। एक बड़ा संदेश भी गया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ईडी के सामने प्रस्तुत होते समय एक ताकत दिखाई पूरे देश भर में, और हम लोग ये बार बार कहते रहे कि ये पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दिया है, उनको सक्रिय किया है। आमतौर पर ये पिछले कई सालों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने जिस तरीके से उतर करके सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, राजधानी में जो दृश्य दिखाई पड़े, तमाम बड़े नेता पुलिस के सामने मजबूती के साथ खड़े रहे, पुलिस अपनी गिरफ्तारियां दी, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई, और उसके बाद राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले। तो ये हुआ कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और इस दबाव में देश के कई राजनीतिक दल उस दबाव में आ भी गए, उनकी राजनीतिक सक्रियता खत्म हो गई। और यह माने विभिन्न चुनावों में सामने आया कि डर और भय की वजह से किन राजनीतिक दलों की सक्रियता खत्म हुई। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उसके बाद की जिस यात्रा है, इसने असहमति को, विरोध की आवाज को ताकत दी और राहुल गांधी उसके नायक बन गए। प्रश्न ये नहीं है राजीव जी कि आप पदयात्रा करें, पदयात्रा करने का हक किसी को है, कोई सड़क पे चले। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पदयात्रा के दौरान आम आदमी आपसे मिलना चाहे, आपसे अपनी बात कहना चाहे, आप में वो भरोसा दिखाई पड़े, आप उन गरीब, कमजोर और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को यह एहसास दिला सकें कि आप में वो ताकत है, वो राजनीतिक संकल्प है कि आप इनकी समस्याओं को आवाज देने के लिए तैयार हैं। और बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग राहुल गांधी के साथ मिले, इस यात्रा की सफलता, इसमें बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज की जो आप, एक तो कांग्रेस के नेतृत्व ने पब्लिक कॉन्टेक्ट अपना बढ़ाया, कनेक्ट बढ़ाया इस यात्रा के माध्यम से। दूसरी, और इसके साथ ही साथ एक मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित नेता को अपना अध्यक्ष बनाया, जो कद्दावर नेता है। तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के सामने दो बड़ी चुनौतियां सामने आई। अब तक विपक्ष के ऊपर सत्तारूढ़ दल क्या आरोप लगाता रहा कि विपक्ष है कहाँ, जनता की समस्याओं के सामने संघर्ष करने के लिए मौजूद कहाँ है, वो कहाँ, किसके साथ उनको आवाज देने के लिए तैयार है। और यह साबित करने की कोशिश की गई कि विपक्ष पूरी तरह से निष्क्रिय है और उसका कोई वजूद नहीं रह गया। राहुल गांधी ने इस जो ये अवधारणा बनाने की कोशिश की गई सत्तारूढ़ दल की ओर से, इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इस यात्रा के माध्यम से। तो निश्चित रूप से वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ईडी के बाद इस यात्रा की शुरुआत ने कांग्रेस को ताकत दी, उसके संगठन को ताकत दी और राजनीतिक विमर्श को बदलने की कोशिश की, और यह संदेश देने की कोशिश की इन एजेंसियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप संकल्पबद्ध होकर के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का रिस्पांस आपको मिलेगा, तो अपने आप से एक विपक्ष की ताकत बनकर खड़ी हो जाएगी। और यह जो विपक्ष की ताकत बनेगी, वो सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्तारूढ़ दल के लिए। और सत्तारूढ़ दल जो है अभी बीजेपी है, और बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है। धनंजय कुमार जी, क्या बंटवारे की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, क्या लगता है अब ये मुद्दे जो हैं वो मेन स्ट्रीम में, यानी कि अब डराने वाली स्थिति में सत्तारूढ़ दल के लिए मैं कह रहा हूँ,
दिखाई दे रहे हैं। क्या ये अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ देश की आवाम की जो है वो आवाज़ जैसी बुलंद होनी चाहिए वैसे बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे मुद्दों के साथ, क्योंकि नफ़रत की राजनीति और नफ़रत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, बेरोजगारी पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, बेरोजगारों के पक्ष में भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई के खिलाफ आप देखिए डॉलर और रुपए की कीमत, हालांकि उसके लिए भी बहुत सारी दलीलें आती हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन रुपया जिस ढंग से गिरता जा रहा है, डॉलर की मजबूती की बात हो रही है, 83 रुपये के पार शेयर मार्केट का हाल आप जान ही रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या भारत जोड़ो यात्रा ने इन मुद्दों को अब धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए राजीव जी, बात आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। देखिए, इस देश में मुद्दे दो तरह के हो गए, एक मुद्दा जनता का है और एक मुद्दा नेता का है। तो देश जो है अभी नेताओं के मुद्दों से चल रहा है, नेता तय करते हैं मुद्दा क्या होगा। ये पहली बार ऐसा होगा जब जनता को मौका मिला है कि आप अपने मुद्दे तय करो। आपको मंदिर चाहिए कि अस्पताल चाहिए, आपको मस्जिद चाहिए या आपको स्कूल चाहिए। 75 साल के बाद भी अगर जनता को इतनी समझ नहीं आई है कि हम इस देश के नागरिक हैं या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, तो जनता का दुर्भाग्य है और जनता को फिर लौटने दीजिए। राहुल गांधी ने ये साबित किया है इस इतने दिन की यात्रा में। मैं भी जोड़ घटाव कर रहा था कि 3500 किलोमीटर चलेंगे, इसका मतलब हुआ बॉम्बे से एक बार बिहार जाएंगे पैदल, बिहार से वापस आएंगे बॉम्बे पैदल। तो जो है बिहार जाने की कल्पना करना बहुत भारी बात है। हम लोग जो है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जा पाते हैं पैदल, 25 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। और राहुल गांधी जिनको आप कार से चलने वाले हैं या पता नहीं कितना पैसा है ईडी वाले ढूंढ पा रहे हैं, पता नहीं कितना ढूंढ लिया, जो स्विट्जरलैंड में बैंक है, स्विस अकाउंट जिसको कहते हैं, वो राहुल गांधी की वजह से ही स्विस बैंक चल रहा है, ये सब भी कहें। तो ये जो नेता हैं जो बीजेपी के हों या केजरीवाल हों, ये लोग बेसिकली ढोंगी किस्म के नेता हैं और इन्होंने राजनीति को गंदा किया। राहुल गांधी ने उस राजनीतिक जो पानी है, जो गलियारा है, उसमें क्लोरीन डाला है। तो क्लोरीन डालने के बाद जो पानी साफ हो रहा है, अब देखना ये है कि क्या जनता क्लोरीन वाला पानी पीना पसंद करेगी या जनता को वही जो है वो वाटर मिलता है ये कह करके कि बड़ा साफ पानी है और फलाना है ढिकाना है, जो विज्ञापन वाला पानी है वो पीना। तो डिब्बा बंद पानी पीना है, ये नेचुरल पानी पीना है, ये जनता को तय करना। और मैं मानता हूं कि एक जो पहले बात हो रही थी, हमारे साथी भी बोल रहे थे, देश में अक्सर बात चलती रहती है कि राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां नहीं जा रही हैं, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं है। अरे भाई, जनता की बात करो यार। राहुल गांधी, अगर समझो इस देश में टमाटर 600 रुपया किलो मिलता है, तो क्या राहुल गांधी टमाटर खाना छोड़ देंगे? लेकिन सवाल उठता है, जनता को मुश्किल है या राहुल गांधी को मुश्किल? जनता को मुश्किल है या मोदी जी को मुश्किल है? किसके सामने मुश्किल है? संबित पात्रा के सामने मुश्किल आने वाली है। महंगाई बढ़ने से रुपया जो है 83 रुपया हो गया राजीव जी, 82 से 83 हो गया। 83 की जगह 830 रुपया हो जाएगा। इससे संबित पात्रा के सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है? लेकिन असर पड़ने वाला है हम जनता के असर सेहत पे। लेकिन हम जनता मुर्गा लड़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं मोदी जीतेगा या राहुल गांधी जीतेंगे, फलाना जीतेगा या चिलाना देखेंगे। अरे जनता कब जीतेगी भाई? और जनता जब तक नहीं समझेगी इस राजनीति को, राहुल गांधी एक समझाने का मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी आपको बता रहे हैं कि भैया राजनीति तुम तय करोगे, राजनीति दिल्ली में बैठे नेता नहीं तय करेंगे। और ये जो मीडिया में बैठ के तय हो रहा है, परसेप्शन मीडिया में बैठ के तय हो रहा है, सी वोटर आ जाता है और कहता है कि गुजरात में तो जो है एकदम जबरदस्त तरीके से जीत रही है बीजेपी। सी वोटर आके कह देता है कि जो है केजरीवाल 50 सीट लेके आ जाने वाले हैं। अरे भाई, क्या उनकी छवि, अभी आप एक तुलना कीजिए राजीव जी, किसी भी आदमी से पूछिए कि 2017 के चुनाव में मोदी जी की जो छवि थी, केजरीवाल की जो छवि थी और राहुल गांधी की जो छवि, तीनों की छवि में क्या अंतर था? राहुल गांधी उसमें पप्पू कहलाते थे। राहुल गांधी कांग्रेस के भी सर्वमान्य नेता नहीं थे। मोदी जी महान नेता थे, केजरीवाल जी और महान नेता थे। आज 2022 में जब चुनाव हो रहा है तो राहुल गांधी किस जगह खड़े हैं और मोदी और केजरीवाल कहाँ खड़े हैं, ये हम देख पा रहे हैं। ये साफ आंखों से दिखता है, नंगी आंखों से दिखता है। और जैसा कि कहा अभी हमारे स्वामी जी ने भी
कि भाई केजरीवाल जी से कह रहे हैं वहां के दलित कि राजेंद्र गौतम को तो आपने हटा दिया भाई, आओ 22 प्रतिज्ञाएं ली लो। और देखिए कांग्रेस से कमजोर होने की वजह क्या है, हालांकि इस पर जयशंकर जी ने हल्का सा प्रकाश डाला है, लेकिन आप देखिए कि जब से ये मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दोनों जगह जो है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट जो है कांग्रेस से अलग हुआ। तो चाहे मुलायम सिंह यादव बने, मायावती बनी या नीतीश लालू बने, नेता ये लोग बने। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जब थी उस समय तो एक सवर्णों का राज चल रहा था। जो आज ये किया जा रहा है, आज जिस तरह से सड़क पर उतरे हैं राहुल गांधी, क्या कांग्रेस का कोई नेता इनके पहले उतरा इस तरह सड़क? राजीव गांधी को याद कीजिएगा, राजीव गांधी ने भी यात्रा शुरू की। तो ये मैं कहूंगा कि अभी तो मैं एक और सलाह दूं, हालांकि कांग्रेस वाले पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये जो 7.5 लाख गांव है इस देश के, उन गांवों के प्रतिनिधि गांव को, हर जिला में कम से कम 10 गांवों को राहुल गांधी को घूमना चाहिए कि हर महीने आप किसी न किसी जिला के कुछ गांव को जाके देखिए और उन गांव में जाइए जहां सड़कें नहीं जाती है, क्योंकि आपको पैदल चलने का अभ्यास हो गया है और हम ये मानते हैं कि आपको पैदल चलने का पहले से अभ्यास था। भाई मैं पैदल बहुत चलता हूँ, 5-6 किलोमीटर डेली चलता हूँ, फिर भी इतनी लंबी यात्रा सुन करके मेरी रूह कांप जाएगी, मैं नहीं जा सकता। मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र जब आएंगे राहुल गांधी तो मैं भी 2-4 दिन उनके साथ चलूंगा, लेकिन चल पाऊंगा या पाँव में छाले हो जाएंगे मुझे नहीं मालूम। तो मैं राहुल गांधी को इस वजह से सैल्यूट करता हूँ कि राहुल गांधी धूप, धूल, पसीना, कंकड़ीले पथरीले पत्थर सबके बीच चल रहे हैं और बड़ा निष्प्रिय भाव से मुस्कुराहट के साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में जो उन पे ताने दिए गए, देश ने उनको जो गालियां दी, जनता तक ने, जिस आदमी के पाँव में चप्पल नहीं है उस तक ने गाली आया राहुल गांधी को। मोदी जी जो आज ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई चाय का बेटा, तो सबसे बड़ा तो खड़गे साहब उदाहरण है कि जिनकी माता को मार दिया गया जला करके 5 साल की उम्र में, और कितनी गरीबी से निकल करके यहाँ आए। ये बीजेपी वाले रोज कहते हैं कि हम आम आदमी को लाया जाता है, शीर्ष पे बिठाया जाते हैं, तो खड़गे साहब तो चाय नहीं बेचते थे भाई, उनकी माता जी जंगल में छुप के रहे थे और किस तरह से उन्होंने जीवन जिया और कहां पहुंचे। जगजीवन राम भी उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। तो कांग्रेस पार्टी जो जहां थी, वो मैं याद दिलाऊं, महात्मा गांधी या नेहरू जी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी वापस उस जगह गई है। और मुझे लगता है राहुल गांधी, नेहरू जी ने शहरों का ये चलाया, गांधी का जो गांव का था अभियान वो छूट गया था। राहुल गांधी इस देश में गांव को फिर से इस देश को जोड़ेंगे और बोलेंगे कि इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक बनाएंगे। जैसे राजीव गांधी ने एक देश एक कॉल किया, आज आप बॉम्बे में कॉल कीजिए मोबाइल से या मेरे गांव में कॉल कीजिए, बराबर पैसा लगता है। तो ये मुझे लगता है देश की जनता के साथ होने वाला है, राजनीति बदल रही है, जनता को समझने की जरूरत है। निरंतरता अब राहुल गांधी में नहीं चाहिए, जनता में चाहिए कि क्या आपको अपने मुद्दे दिखते हैं या अंधे हो आप। जी राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हो रही हैं। समय ऑलरेडी 18 मिनट मैं देख रहा हूं, लगभग ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा और बहुत एक वाजिब सवाल जो उठा रहे थे धनंजय जी, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि क्या 2017, 18, 19 की बात करें, 19 के बाद की बात खासकर करें तो 19 से हम अब 22 में हैं और इस 22 में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या अब मोदी जी का ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, और क्या राहुल गांधी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब इसका फैसला तो बहुत कुछ मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय होगा। लेकिन एक चीज बहुत, मतलब जो हर चीज में ढोंग और आडंबर की बात जो देखने को मिलती है कि जो लोग बार बार कहते रहते हैं कि साहब अलग अलग समय पे चुनाव जो है देश पर बड़ा भारी पड़ रहा है, और एक देश एक चुनाव की बात भी करते हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव हों। अब वो लोग 2 राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाते हैं, और इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि कायदे से तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनवरी तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है और फरवरी तक गुजरात की विधानसभा है। तो हिमाचल में तो ठीक है कि नवंबर दिसंबर में बर्फबारी हो जाती है, इससे थोड़ा जल्दी चुनाव करा दिया जाए। तो उसी समय चुनाव आयोग जब 6 महीने रह जाते हैं तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से तय करता है, एक साथ चुनाव करा सकते थे।
लेकिन अब डर है कि कहीं हिमाचल हाथ से निकल गया, अगर निकल गया तो फिर गुजरात के लिए हमको अलग से अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो ये डर तो वहां दिख रहा है, इसमें तक कि कोई दो राय नहीं है। तो असल बात यही है। दूसरा ये कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार जब कंसिस्टेंसी की बात करता हूं, तो एक तो सबसे अच्छी बात देखने को मिली है कि राहुल गांधी, जिसका डर था मुझको बार बार कि बीच में कहीं भटक जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने मुद्दों के साथ लगातार कंसिस्टेंट हैं। जो इशू जो उन्होंने शुरू में उठाए, नफरत की राजनीति के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो बातें लेकर चले, उसे कहीं एक रत्ती भर भी भटकाव उनमें नजर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मीडिया के लोगों की तरफ से बार बार उनको भटकाने की, उनको प्रोक करने की कोशिशें की गई, लेकिन राहुल गांधी कहीं भटके नहीं। तो यह बहुत बड़ी एक परिपक्वता जो दिखाई दे रही है राहुल गांधी में, ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे ख्याल से यही दिखाई दे रही है। और इसके चलते इसके नतीजे जाहिर सी बात है कि बहुत सकारात्मक और सार्थक ही होंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस, राहुल गांधी के मन में ऐसी चीजें हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं। एक तड़प है, एक बेचैनी है उस आदमी के अंदर। लेकिन अब चूंकि मुश्किल क्या है कि कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्तारूढ़ रही है कि जो बातें वो कहते हैं उसमें बहुत सारी बातें उनकी पार्टी और उनकी सरकारों के खिलाफ जाती हैं। लेकिन उसकी चिंता और परवाह किए बगैर राहुल गांधी अगर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अब नए ढंग से, मुझे याद है कि जिस तरह से उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ था, हम तो गए थे देशबंधु और दिव्य लाइफ के लिए वहां पर, तो वो जो फैसले हुए थे वो सारे फैसले धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होगा या एआईसीसी नए ढंग से चुनी जाएगी, तो उसमें जो है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और खास तौर से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर के दिखाई देगा कांग्रेस में। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई देती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तो खैर क्या था, उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल करने के लिए खास था ही नहीं, लेकिन एक प्रायोगिक तौर पे उन्होंने किया था, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हुआ था और बहुत सारे महिलाओं को टिकट भी मिले थे, तो वो एक शुरुआत थी। लेकिन एक प्रयोग जो चल रहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी इससे विचलित नहीं होंगे और एक नए ढंग की छवि के साथ, एक नई परिपक्वता के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ वो कांग्रेस को बेहतर परिस्थितियों में ला सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव बताएंगे। और जो ढपोल संख्यी लोग हैं, मतलब आश्चर्य की बात है कि जब केजरीवाल से या मनीष सिसोदिया से पूछा लोगों ने कि साहब बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे, उसके साथ जो उसके पेट में बच्चा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया उन नराधमों ने, 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी, पूरे परिवार की हत्या कर दी, उनको रिहा कर दिया गया और केंद्र सरकार के इशारे पर रिहा किया गया। अब तो जो नए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स यही बता रहे हैं। उसके बारे में पूछे जाने पर कहते हैं कि साहब हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हो सकती हैं, हर एक की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, हमारी प्राथमिकता स्कूल है, हमारी प्राथमिकता अस्पताल है। गजब है। अब राजनीति करने आए हैं, देश और समाज को बदलने की बात कर रहे हैं और जो मौजूद सवाल है जिनसे गुजरात आज दो चार हो रहा है, जिससे गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश दो चार हो रहा है। सांप्रदायिकता मुंबई खड़ी है, फासिज्म मुंबई खड़ा हुआ है, नफरत की राजनीति चरम पे पहुंच रही है। और ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि हमारे लिए विचार, सांप्रदायिकता, ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, हम स्कूल अच्छे बनाएंगे। हम बहुत अच्छी बात है, स्कूल बनाइए आप अच्छे, अस्पताल भी बहुत अच्छे बनाइए, लेकिन जरा जाकर के झांक के देखिए भी, अपना सच भी देखिए, सड़कें अच्छी बनाएंगे। आज हम तो जो देख रहे हैं, जो सड़कों से दिल्ली में दो चार हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सड़कें और दिल्ली की सड़कों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। तो सिर्फ बोलने में अगर कुछ नहीं है तो हमको लगता है कि गुजरात के लोग प्रबुद्ध हैं। और ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब मुख्य धारा का मीडिया या तथाकथित जो ओपिनियन पोल कराने वाले लोग हैं, जिसमें से जिसकी चर्चा कर रहे थे लोग, ये तो स्टिंग ऑपरेशन में आ गया था, ये पकड़ा गया था ये आदमी कि कैसे कैसे पैसे लेकर के वो क्या से क्या बदल देते थे वो स्टिंग। तो वो सब चीजें आएंगी और वो बताया जाएगा कि भाजपा थोड़ी कमजोर हो रही है, आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत हो रही है। अब कांग्रेस का जिक्र भी नहीं हो रहा, ताकि जो वोट है, जो भाजपा विरोधी वोट है, वो विभाजित होते हुए दिखाई दे और लोग कहेंगे अच्छा भाई इससे अच्छा था वही है। ये सारी कोशिशें होंगी।
लेकिन अच्छा दूसरा यह कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी न भी जाएं अगर गुजरात या न भी जाएं हिमाचल, अगर बीच में फुर्सत लेकर के जा सके तो बेहतर की बात है, लेकिन अगर न भी जाएं तो कांग्रेस तो वहां मजबूती से लड़ रही है, वहां आमने सामने की ही लड़ाई है, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। जो तथाकथित रूप से प्रचार किया जा रहा है वो उसका कहीं कुछ नामलेवा नहीं रहेगा। अभी भी देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि 1-2 सीटों से अधिक मिल जाए किसी को, तीसरे को। वहां मुख्य लड़ाई यही रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी की रही है। कांग्रेस अगर अपने दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस की ताकतें जो हैं उनको अगर एकजुट करके उनको लामबंद करके आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गौरवशाली अतीत की तरफ लौट सकेगी। इसमें मुझे तो कम से कम कोई दो राय नहीं दिखाई देती है। जी राजीव जी बिल्कुल जयशंकर जी, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और बीजेपी ने अपनी दोनों लिस्ट यानी कि 68 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और उसके बाद बीजेपी में बिल्कुल भगदड़ मची हुई है। और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी नुकसानदायक खबरें आ रही हैं। और वैसी ही बातें जो परिवर्तन यात्रा, युवा परिवर्तन यात्रा उधर गुजरात में कांग्रेस की तरफ से है, उस परिवर्तन यात्रा में जो रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस को, युवाओं का खासकर, वो भी बहुत कुछ आने वाले समय में उसका अगर रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन यात्रा जो है उसमें अगर परिवर्तित करने में, बदलने में अगर ये लोग कामयाब होते हैं तो 2017 से ज़्यादा अच्छी स्थिति में यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस वहाँ दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी वही ढोल की बात है, अब वो ढोल देखते हैं। लेकिन बहुत सही आप कह रहे थे जयशंकर जी, थोड़ी सी उस बात को यहाँ अपनी तरफ से रखते हुए मैं इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये सवाल पूछा गया यहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से कि बिल्किस बानो के बारे में आपका क्या कहना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने लगे, लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं है? ज़रा सोचिएगा आप भी, क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और गुजरात सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कह दिया है कि हमारा दोष नहीं है, ये दोष जो है पूरा का पूरा वो गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का यानी अमित शाह जी का है। कि दोष न भी कहें तो ये जो फरमान है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। तो उस फरमान के बिना पे बहुत सारी बातें जो हैं आने वाले समय में जनता पूछ सकती है जब वोट देने जाएगी। तो गुजरात में बिल्किस बानो का मामला, और न सिर्फ गुजरात बल्कि इस देश में बहुत बड़ा मामला है, और इस तरफ अगर कोई ध्यान नहीं देता है, मायावती जैसी बहुत एक वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यकों, दलितों के लिए लड़ने वाली नेता जो हैं वो अगर इस पर चुप्पी साध जाएं, आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि आईबी की रिपोर्ट आई है जिसमें हमारी सरकार बन रही है, वो अगर चुप हो जाए तो क्या कहा जाए। और इस पर अगर कांग्रेस कुछ बोलती है तो बोलना भी चाहिए। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे और बहुत चर्चा होगी हिमाचल और गुजरात पर भी। आज इस चर्चा में हमारे साथ खास तौर पर मौजूद रही प्रगति जी, आपको माफ करें जागृति जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जागृति राही जी आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको, सुनील शुक्ल जी और धनंजय कुमार जी, साथ में हमारे दोनों साथी जयशंकर गुप्त जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप 6 वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े और साथ में आप तमाम साथी जो अपनी बात, अपने विचार लिख रहे हैं। सुमित नरखड़े हमारे साथ बने हुए हैं, एक्सलेंट चर्चा लिख रहे हैं, एक्सलेंट पैनलिस्ट, एक्सलेंट विश्लेषण, एक्सलेंट टॉपिक, वेल डन। बहुत धन्यवाद आपको कि आपको कार्यक्रम पसंद आता है और आप लोग लिखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और साथ में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधुसूदन करौलिया जी, साहसिक विश्लेषण लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। नील उस्मानी है, थैंक यू कह रही हैं। और संजय के कह रहे हैं, जयशंकर जी आप इज बी टीम ऑफ बीजेपी जस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी, दे आर मोर फॉर पावर नॉट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास, नॉट कंसर्न फॉर डिक्लाइंड इकोनॉमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी की हालत है उसके लिए मिडिल क्लास, पुअर क्लास के लिए क्या है, ये तमाम बातें आप रख रहे हैं संजय जी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जावेद खान, इकबाल खान जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरह डीबी लाइव चैनल जिस तरह देशवासियों को हौसला प्रदान कर रहा है वो काबिल तारीफ है। राजीव जी आपके मेहनत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा, आपके हौसले को सलाम करते हैं। बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ते हैं, जावेद भाई आप जैसे लोग जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को
सराहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, यही सबसे बड़ा इनाम है हमारे लिए। गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं अब कल मिलेंगे। बिल्कुल गुलशन भाई, कल मिलते हैं हम लोग। और मदीना का मुसाफिर रजवी जी गुड नाइट कह रहे हैं, सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद दे रहे हैं। और ऐसे ही साजिद अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कह रहे हैं पत्रकारिता, आपके पत्रकारिता को सलाम कह रहे हैं। और जुमनुद्दीन अंसारी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के अलावा हमें किसी भी नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राहुल जी ने कहा है मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, जो वो कहते हैं वो करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देवेन चटर्जी जी गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट देवेन भाई। और सच्ची पत्रकारिता को सलाम करता हूं, साजिद अली कह रहे हैं। अमिन निराले भी हमारे साथ, सुमित नरखेरे थैंक यू कह रहे हैं। विवेक पटनायक कांग्रेस विल विन इन गुजरात कह रहे हैं। लर्न फ्रॉम फेल्योर कह रहे हैं आप, ओनली कट वोट्स बेनिफिट फॉर बीजेपी। माहेश्वर सतपति कह रहे हैं ऑन ट्रूथ एक्सलेंट डिस्कशन टुडे, ब्रावो। बहुत धन्यवाद माहेश्वर सतपति जी कि आप जुड़े और अपनी बात रख रहे हैं। रीना कुमारी का भी कहना है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और देवेन चटर्जी आई लव डीबी लाइव कह रहे हैं। और साथ में अफरोज आलम कह रहे हैं रहल जी भारत जोड़ो यात्रा की जिस डगर पर निकले हैं, अगर 2024 तक इसी तरह राहुल जी रोड पर चलते रहते हैं तो देश और कांग्रेस की दिशा और दशा बदल जाएगी। बिल्कुल सही है। दिवाकर कुमार भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, डीबी लाइव लिख रहे हैं। एक कदम जुमला मुक्त भारत की ओर कह रहे हैं गुड नाइट। और सुमित नरखरे थैंक यू बोल रहे हैं। मनोज पटेल भी हैं। तो तमाम दोस्तों आप लोग जुड़े, इस कार्यक्रम का आप लोगों ने सफल बनाया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे साथियों के नाम मैं देख रहा हूं लगातार आ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को आज समाप्त करना चाहूंगा, कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही कुछ खबरों के साथ, कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। और आप तमाम दोस्त साथी हमारे शुभचिंतक जो जुड़ते हैं, आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव, जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।